नमस्कार। कॉमर्स साथी की यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त सी किरण मंगे और आज का वीडियो का टॉपिक है सप्लाई अंडर जीएसटी एक्ट। आशा करते हैं आपको प्रीवियस वीडियो अच्छा लगा रहेगा और इसी की कंटिन्यूएशन में ये नया वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सप्लाई जीएसटी में सप्लाई का अर्थ समझने के लिए आपको कुछ डेफिनेशंस का नॉलेज होना चाहिए, जिसमें से कुछ डेफिनेशंस हैं गुड्स की डेफिनेशन, सर्विसेज की डेफिनेशन, टैक्सेबल सर्विसेज, कंसिडरेशन। तो सबसे पहले शुरू करते हैं गुड्स की डेफिनेशन। इन लेमन्स टर्म गुड्स तो आपको पता है क्या होता है, बट जीएसटी में इसकी डेफिनेशन कुछ अलग है। चलिए पढ़ते हैं। गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज बट इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, things attached to and forming part of land which are agreed to be served before supply or under a contract of supply। ये समझने में डेफिनेशन थोड़ी अलग है, बट हम इजीली समझते इसे। गुड्स का मतलब होता है कोई मूवेबल प्रॉपर्टी, ओके, अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज़। हमारे पास जो पैसे होते हैं वो गुड्स नहीं बोले जाते, ना ही सिक्योरिटीज़। सिक्योरिटीज़ में हमारे सब शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ आ जाती है। मतलब मनी और सिक्योरिटीज़ को छोड़ के कोई भी मूवेबल चीज़ हो वो गुड्स है। और इसमें एक्शनेबल क्लेम्स भी इंक्लूड है, और ग्रोइंग क्रॉप्स, जो चीज़ें हम उगाते हैं जैसे कि क्रॉप्स, ग्रास, और थिंग्स जो लैंड का पार्ट है जो हमने डिसाइड किया है कि उसे काट के बेचना है हमें या उसे सप्लाई करना है, तो वो भी गुड्स के डेफिनेशन में आ गई। आगे बढ़ते हैं दूसरी डेफिनेशन की तरफ, सर्विसेज। इसकी डेफिनेशन थोड़ी अलग है। मीन्स anything other than goods, money and securities, but includes activities relating to use of money or its conversion by cash or by any other mode from one form, currency or denomination to another form, currency or denomination for which a separate consideration is charged। Services मतलब ऐसी चीज़ें जो goods नहीं हैं, मतलब anything which is not a good is service, but वापस मनी और सिक्योरिटीज़ को यहाँ पे स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया गया है। ठीक है, मतलब इन गुड्स और सर्विसेज की डेफिनेशन को दोनों को साथ में पढ़ के ऐसा लगता है कि मनी और सिक्योरिटीज ना गुड्स है ना सर्विसेज है, बट सर्विसेज की डेफिनेशन लिखा गया है कि कन्वर्जन ऑफ मनी एक सर्विस होती है जिसके लिए कंसिडरेशन चार्ज हुआ रहता है। आगे बढ़ते हैं दूसरी डेफिनेशन की तरफ, टैक्सेबल सप्लाई। Taxable supply means a supply of goods or services or both which is leviable to tax under GST। काफ़ी सिंपल है, गुड्स और सर्विसेज का डेफिनेशन हमने ऊपर देख लिया। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज जिस पे टैक्स लगना चाहिए वो टैक्सेबल सप्लाई है। ठीक है। कंसिडरेशन, कंसिडरेशन की डेफिनेशन जीएसटी में काफ़ी ब्रॉड है, हम वन बाय वन करके इसे इजीली समझेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन का प्लेन टेक्स्ट रीड कर लेते हैं। कंसिडरेशन इन रिलेशन टू सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इंक्लूड्स एनी पेमेंट मेड और टू बी मेड वेदर इन मनी और अदरवाइज इन रिस्पेक्ट ऑफ, इन रिस्पॉन्स टू और फॉर इंड्यूसमेंट ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ whether by the recipient or by any other person but shall not include any subsidy given by central government or state government। ये एक पार्ट ऑफ डेफिनेशन है, ये पहले समझ लेते हैं फिर दूसरी पार्ट की तरफ पढ़ते हैं। कंसिडरेशन इन लेमन्स टर्म अगर हम समझने जाएं तो मतलब हमने गुड्स बेचे और वो गुड्स बेचने के बदले में हमें जो भी सामने जो मिला उसे कंसिडरेशन कहते हैं। वो मॉनेटरी टर्म्स में भी हो सकता है और अदर टर्म्स में भी हो सकता है। मतलब ये डेफिनेशन कहना चाहती है कि आपको गुड्स या सर्विसेज बेचने पे या देने पे जो पेमेंट सामने मिला रिसिपिएंट से या कोई भी अदर पर्सन से, वो आपका कंसिडरेशन है, बट स्पेसिफिकली इसने गवर्नमेंट सब्सिडी को एक्सक्लूड किया है। अब सेकेंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और फॉरबियरेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ, इन रिस्पॉन्स टू और फॉर इंड्यूसमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ बोथ whether by the recipient or by any other person shall not include any subsidy given by central government or state government। ओके, सेकेंड पार्ट ऐसा बोलना चाह रहा है कि आपको कोई मॉनेटरी वैल्यू मिला कोई काम ना करने के लिए, वो भी कंसिडरेशन माना जाएगा, क्योंकि कोई काम ना करना भी एक काम होता है।
फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर है एक एरिया के और आपने दूसरे सब सप्लायर्स को बोल दिया कि आप इस एरिया के डिस्ट्रीब्यूटर हो और इस एरिया में कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन और नहीं करेगा, उसके लिए आप उनको पैसे दोगे, तो जो दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर्स को आपने बोला कि ये एरिया में आप सेल नहीं कर सकते, उसके लिए आपने उसे पैसे दिए, ये भी सर्विस गिनी जाएगी और सामने वाले को दिया गया पैसा कंसिडरेशन माना जाएगा। पर इसने भी स्पेसिफिकली बोल दिया कि सब्सिडी गिवन बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट कंसिडरेशन की डेफिनेशन में नहीं आएंगी। ओके, और एक पार्ट है इसकी डेफिनेशन में, चलिए पढ़ते हैं। However, a deposit given in respect of supply of goods or services or both shall not be considered as payment made for such supply unless the supplier applies such deposit as consideration for the said supply. Okay, इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल यूज करते हैं। जैसे कि आपने समझो एक शॉप रेंट पे ली हो और आपने आपके लैंडलॉर्ड को डिपॉजिट दे दिया। आपको पता है कि रेंट पे शॉप लेते हैं तो हमें पहले सबसे पहले डिपॉजिट देनी पड़ती है। तो अब आप सोचेंगे कि ये डिपॉजिट दिया वो लैंड ओनर के लिए या शॉप ओनर के लिए कंसिडरेशन हुआ कि नहीं, बट वो कंसिडरेशन हुआ कि नहीं उसे डिसाइड करने के लिए ये डेफिनेशन काम में आएगी। अगर वो शॉप ओनर ये डिपॉजिट को रेंट के बदले में यूज़ कर सकता है फ्यूचर में, तो ये कंसिडरेशन माना जाएगा। बट अगर ये सिर्फ वो डिपॉजिट के जैसे ट्रीट करेगा और फ्यूचर में आपको वापस दे देगा, तो ये कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। तो कंसिडरेशन की डेफिनेशन हमने काफ़ी इजीली समझ लिया। इसे और इजीली समझने के लिए हम एक डायग्राम का इस्तेमाल करेंगे। कंसिडरेशन क्या है? पेमेंट जो हमें मिला सप्लाई के लिए, ओके, या मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और फॉरबियरेंस ऑफ सप्लाई, ठीक है, बाय रेसिपिएंट और एनी अदर पर्सन एक्सक्लूडिंग सब्सिडी। Deposit can be considered as payment only when supplier applies for such deposit as consideration for the said supply. आशा करते हैं कि आपको कंसिडरेशन की डेफिनेशन समझ गई होगी। तो अब सप्लाई की डेफिनेशन समझने के लिए हमें जो बेसिक डेफिनेशन समझनी थी, जो कि है गुड्स, सर्विसेज, कंसिडरेशन और टैक्सेबल सप्लाई, वो हमने समझ ली। अब हम सप्लाई की डेफिनेशन की तरफ बढ़ सकते हैं। सप्लाई अंडर जीएसटी एक्ट। सप्लाई की डेफिनेशन जीएसटी एक्ट में काफ़ी बड़ी और काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, बट हम ट्राई करेंगे कि बहुत इजीली इसे समझने को और टुकड़ों में पार्ट कर करके इसे समझें, ठीक है। सबसे पहले डेफिनेशन का प्लेन रीडिंग ले लेते हैं। सेक्शन 7 मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई। कोई भी एक्ट में या लॉ में आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले एक मेन सेक्शन होता है जिसके अंडर सब सेक्शंस होते हैं और सब सेक्शंस के अंदर क्लॉजेज होते हैं। तो इस तरह से ही हम ये समझेंगे इसके डेफिनेशन। जैसे कि ये है सेक्शन 7 मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई। ये जो 1A और 2 है ये इसके सब सेक्शंस हैं और सब सेक्शंस के अंदर जो पॉइंट A, B, C है इसे क्लॉजेज बोला जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सप्लाई includes all forms of supply of goods or services or both, such as sale, transfer, barter, exchange, license, rental, lease, disposal, made or agreed to be made for a consideration by a person in course of furtherance of business। तो क्लॉज ए को समझते हैं। सबसे पहले सप्लाई में क्या चीज़ इंक्लूड होगी? सप्लाई में वो सारी चीज़ इंक्लूड होगी जिसमें सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज आती है। और इसमें क्या क्या आता है वो समझ लेते हैं। नॉर्मल सेल, जो कि हमने गुड्स लिए, पैसे दिए, नॉर्मल सेल। ट्रांसफ़र, किसी को वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की फॉर मॉनेटरी और अदर वैल्यू, तो वो ट्रांसफ़र हो गया। बार्टर, किसी को कोई गुड्स दिया, उसके सामने हमने कोई गुड्स लिया वापस, वो बार्टर हो गया। एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स, किसी को लाइसेंस इशू किया जिसके बदले मॉनेटरी वैल्यू या कंसिडरेशन दिया, वो लाइसेंस भी सप्लाई के डेफिनेशन में आ गया। रेंट, हम प्रेमाइसेस रेंट पे देते हैं तो जो रेंटल्स आते हैं वो भी सप्लाई के डेफिनेशन में आ गए। कुछ लीज पे लिया, डिस्पोज किया प्रॉपर्टी को या मशीनरी को, वो भी फॉर अ कंसिडरेशन हमें समझ लिया। ये सारी चीज़ें अगर हमने किसी कंसिडरेशन के लिए की, और दो चीज़ें इसमें नेसेसरी, कंसिडरेशन और कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। कंसिडरेशन और कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस मतलब हमने कोई भी सप्लाई पैसों के लिए या मॉनेटरी वैल्यू या एनी अदर वैल्यू के लिए की और इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए, हमारे बिजनेस के लिए की, तो वो सप्लाई के डेफिनेशन में कवर हो जाएंगी। क्लॉज बी की तरफ बढ़ते हैं।
Importation of services for a consideration whether or not in course or furtherance of business। अब यहाँ पे स्पेसिफिकली बोला गया है कि हमने कोई सर्विस इंपोर्ट की, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमने कोई सर्विस इंपोर्ट की फॉर कंसिडरेशन, बट ये फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में हो ना हो ज़रूरी नहीं है। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे घर बना रहा हूँ मेरा, अब ठीक है, मेरा घर बनाना मेरा फर्दरेंस ऑफ बिजनेस तो नहीं हुआ, इसके लिए मैंने कोई आर्किटेक्चर की सर्विस ली यूएस से, ठीक है, तो अभी मैंने इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विस की, उस आर्किटेक्चर को मैंने पैसे भी दे दिए फॉर कंसिडरेशन की, बट मेरा ये बिजनेस के लिए नहीं है, बट फिर भी ये सप्लाई की डेफिनेशन में कवर होगा, ठीक है। क्लॉज सी की तरफ बढ़ते हैं। द एक्टिविटी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 मेड और एग्रीड टू बी मेड विदाउट कंसिडरेशन। अब जैसे कि हमने क्लॉज ए में पढ़ा, कंसिडरेशन के लिए हमें कुछ काम किया तो वो सप्लाई होगा, बट शेड्यूल 1 में कुछ ऐसी भी चीज़ें लिखी गई हैं जो हमने समझो कंसिडरेशन के लिए नहीं किया, फिर भी वो सप्लाई माना जाएगा। शेड्यूल 1 में स्पेसिफिकली कौन सी एक्टिविटीज़ या ट्रांजेक्शन्स ऐसे हैं वो हम डिटेल में आगे देखेंगे। तब तक हम क्लॉज 1 सब सेक्शन 1A की तरफ बढ़ते हैं। सब सेक्शन 1A क्या कहता है? Where certain activities or transaction constitute a supply in accordance with provision of subsection 1, they shall be treated either as supply of goods or supply of services as referred to in schedule 2। ठीक है, अब ये बोलना चाह रहा है कि आपने सब सेक्शन 1 के हिसाब से उसको सप्लाई कंस्टिट्यूट कर दिया कि ठीक है भाई चलो ये सप्लाई है, बट अब ये सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विसेज है वो कैसे पता चलेगा हमें? तो शेड्यूल 2 में सब चीज़ें लिखी गई हैं कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स होता है, ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज होता है। जैसे कि शेड्यूल 2 हम नीचे वीडियो के लिंक में अटैच कर देंगे तो आप देख लीजिएगा, बट बेसिक से शेड्यूल 2 में क्या क्या चीज़ें होती हैं मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि आपने किसी को गुड्स बेचे तो ये क्या होगा, सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विसेज? ऑफ कोर्स सप्लाई ऑफ गुड्स होगा ये। आपने आपकी प्रॉपर्टी रेंटल्स पे दी तो अब ये सप्लाई जो रेंटल्स पे दी प्रॉपर्टी वो सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विसेज क्या होगा? ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज होगा। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो शेड्यूल 2 में कवर्ड है, जो सप्लाई ऑफ गुड्स होती है या सप्लाई ऑफ सर्विसेज होती है, वो हेल्प करने में शेड्यूल 2 हमें वो डिसाइड करने में शेड्यूल 2 हमें हेल्प करता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं सप्लाई की डेफिनेशन के साथ सब सेक्शन 2 में। सब सेक्शन 2 क्या बोलता है? नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1। ओके, सब सेक्शन में 1 में क्या बोला गया वो सब भूल जाइए और सब सेक्शन 2 पे ध्यान दीजिए। एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 3, सच एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन अंडरटेकन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी इन विच they are engaged as public authorities as may be notified by the government on the recommendation of council shall be treated as neither as supply of goods or supply of services। Okay, अब हमने जैसे कि सब सेक्शन 1 और 1A में देखा क्या क्या सप्लाई में आएगा, बट सब सेक्शन 2 कम्प्लीटली डिफरेंट चीज़ बोलता है कि क्या क्या सप्लाई में नहीं आएगा। तो सबसे पहले इन्होंने शेड्यूल 3 बना के रखा है जो स्पेसिफिकली चीज़ें या ट्रांजैक्शन ऐसे बताएगा जो सप्लाई में नहीं कवर होते। दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी जो पब्लिक अथॉरिटीज़ है वो काउंसिल के रिकमेंडेशन पे फ्यूचर में ऐसे ट्रांजैक्शंस नोटिफाई करेंगे, कर सकते हैं, उनके पास पावर है कि जो सप्लाई के डेफिनेशन से वो चाहते हैं कि निकल जाए। ठीक है, अब शेड्यूल 3 और शेड्यूल 1 हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, अभी मेरे ख्याल से सप्लाई की डेफिनेशन आपको थोड़ी बहुत समझ पड़ गई होगी, बट पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से हम इसको और सिंप्लीफाई करके समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये पिक्चर में हमने जो ऊपर पूरा सेक्शंस की वर्डिंग पढ़े लॉ के उसको थोड़ा समराइज करके इजीली आपको समझाया गया है। सप्लाई में क्या इंक्लूड होता है और क्या एक्सक्लूड होता है। इंक्लूड होता है ऐसी सप्लाईज जो कंसिडरेशन के लिए की गई हो और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए की गई हो। इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस जो कंसिडरेशन के लिए की गई हो बट फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए की ना गई हो। ओके, सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन जो शेड्यूल 1 में कवर्ड है, जो हम कवर करेंगे। एक्टिविटीज टू बी सप्लाइड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज जो शेड्यूल 2 में कवर्ड है। एक्सक्लूड, सप्लाई स्पेसिफिकली एक्सक्लूड नेगेटिव लिस्ट विच इज कवर्ड अंडर शेड्यूल 3। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब आगे की आपने डेफिनेशन जैसे कि देखी होगी गुड्स और सर्विसेज की। गुड्स और सर्विसेज सप्लाई माने गए हैं, बट एनीथिंग विच इज़ नॉट गुड और नॉट सर्विसेज इज़ नॉट सप्लाई। तो दोनों के डेफिनेशन में हमने एक चीज़ कॉमन देखी कि मनी और सिक्योरिटीज़ ना गुड्स ना सर्विसेज के डेफिनेशन में कवर होते हैं। सो मनी और सिक्योरिटी सप्लाई नहीं माने जाएंगे। ऊपर हमने जो डेफिनेशन देखी उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स क्या थे जो हमने नोटिस किए। कोई भी अगर सप्लाई हो वो कंसिडरेशन के लिए होनी चाहिए, इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होनी चाहिए, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है सप्लाई के। अब हम आगे बढ़ते हैं शेड्यूल 1 की तरफ, जो स्पेसिफिकली बताता है ऐसी एक्टिविटीज़ जिसके लिए हमें कोई कंसिडरेशन नहीं मिलता, स्टिल वो सप्लाई मानी जाएगी जीएसटी में। ठीक है, तो इसका फर्स्ट एक्टिविटी है परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज़ बीन अवेल्ड ऑन सच एसेट्स। अगर कोई बिजनेसमैन ने अपना एसेट ट्रांसफ़र कर दिया या डिस्पोज कर दिया, भले वो डिस्पोजल या ट्रांसफ़र करने के लिए उसने किसके पास से पैसे चार्ज ना किए हो, बट सिंस उसने वो एसेट जब लिया था उसने तब वो उस एसेट की क्रेडिट क्लेम की थी, तो अब वो एसेट डिस्पोज करना या ट्रांसफ़र करने पे उसको सप्लाई माना जाएगा, भले कंसिडरेशन उसको सामने ना मिला हो। सीरियल नंबर 2, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ between related person or between distinct persons specified in section 25 when made in course of furtherance of business। ठीक है, दो रिलेटेड पर्सन है। अब रिलेटेड पर्सन्स कौन कौन होते हैं? नॉर्मल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय हो सकता है, डायरेक्टर ऑफ कंपनी और कंपनी हो सकती है रिलेटेड पर्सन्स, आपके फैमिली वाले रिलेटेड पर्सन्स हो सकते हैं। मतलब रिलेटेड पर्सन्स मतलब ऐसे पर्सन्स जो एक दूसरे से रिलेटेड हैं। और अगर ये दोनों पर्सन्स के बीच में कोई सप्लाई हो रही है गुड्स या सर्विसेज की, बट सिंस ये रिलेटेड पर्सन है तो हम शायद कंसिडरेशन ले भी और ना भी ले। तो अगर समझो हम इनके पास से कंसिडरेशन नहीं लेते रिलेटेड पर्सन्स के पास से, फिर भी ये सप्लाई मानी जाएगी। बट इसमें गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली एक चीज़ एक्सक्लूड की है। अगर एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को गिफ्ट देता है जो 50,000 से कम वैल्यू की है, तो उसे सप्लाई नहीं माना जाएगा, भले एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों रिलेटेड पर्सन्स हैं। ठीक है, तो अब सीरियल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। सप्लाई ऑफ गुड्स बाय अ प्रिंसिपल टू हिज एजेंट वेयर द एजेंट अंडरटेक्स टू सप्लाई सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, और बाय एजेंट टू हिज प्रिंसिपल वेयर द एजेंट अंडरटेक्स टू रिसीव सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। एजेंट प्रिंसिपल रिलेशंस को भी यहाँ पे सप्लाई में लिया गया है। आइए समझते हैं ये क्या कहना चाह रहा है। अगर मैं समझो प्रिंसिपल ऑफ गुड्स हूँ, मेरा एजेंट है जो थर्ड पार्टी को गुड्स बेचता है, तो अगर मैंने वो गुड्स मेरे एजेंट को दिए और वो गुड्स एजेंट के पास से थर्ड पार्टी के पास गए, तो मैंने जो गुड्स एजेंट को दिए, भले मैंने उसके लिए भले मैंने उसके पास से कंसिडरेशन चार्ज नहीं किया रहेगा एजेंट के पास से, बट स्टिल वो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। सिमिलरली एजेंट मेरे बिहाफ पे गुड्स रिसीव करता है और फिर मुझे देता है, तो भी वो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं सीरियल नंबर 4 की तरफ। इम्पोर्ट ऑफ सर्विस बाय अ पर्सन फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन और फ्रॉम एनी ऑफ हिज एस्टैब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ठीक है, ये भी समझ लेते हैं। जैसे कि कोई मेरा रिलेटेड पर्सन है यूएस में जो आर्किटेक्चर है, और मेरी यहाँ पर फैक्ट्री बिल्डिंग बनानी है। अगर वो पर्सन जो मेरा रिलेटेड पर्सन है वो मुझे सर्विस देता है अपनी आर्किटेक्चरल सर्विसेज और जो फैक्ट्री बिल्डिंग बनाने के लिए, तो भले उसने मेरे पास से कंसिडरेशन चार्ज नहीं किया रहेगा, बट वो जीएसटी के लिए सप्लाई माना जाएगा। होप शेड्यूल 1 आपको पूरी तरह समझ आ गया रहेगा। शेड्यूल 1 में ऐसी चीज़ें कवर्ड होती है जो भले आपको सर्विसेज या गुड्स देने पे पैसे या कुछ और वैल्यू ना मिले, बट वो सप्लाई मानी जाएगी जीएसटी के लिए। आगे बढ़ते हैं शेड्यूल 3 रेड विद नेगेटिव लिस्ट। शेड्यूल 3 अगर आपको याद होगा कि सप्लाई के डेफिनेशंस में शेड्यूल 3 का क्या रोल है, वो स्पेसिफिकली एक्सक्लूड करता है सप्लाईज को जो जीएसटी में कवर्ड नहीं होती है। तो सीरियल नंबर 1 क्या है, चलिए पढ़ते हैं इसका। सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉई टू द एम्प्लॉयर इन कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट। एक एम्प्लॉयर को क्या सर्विस देता है, एम्प्लॉयमेंट की सर्विसेज देता है। उसके सामने एम्प्लॉयर उसको सैलरी प्रोवाइड करता है। तो ये एक्चुअली देखने जाए तो सप्लाई ऑफ सर्विस और कंसिडरेशन दोनों पार्ट कवर्ड है, बट जीएसटी में सैलरी
को स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया गया है सप्लाई के डेफिनेशन में से। मतलब एक एम्प्लॉई जब एम्प्लॉयर को सर्विस देता है फॉर अ कंसिडरेशन, पहले वो सप्लाई की हर एक पैरामीटर्स को फुलफिल करती है, बट वो जीएसटी के अंडर सप्लाई नहीं माना जाएगा और उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। सीरियल नंबर 2, सर्विसेज बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल एस्टैब्लिश्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीन इन फोर्स। कोर्ट जो सर्विस देती है उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, सप्लाई नहीं मानी जाएगी। Serial number 3, functions performed by members of parliament, members of state legislature, members of panchayat, members of municipality and members of local authorities. Duties performed by person who holds any post in pursuance of provision of constitution in that capacity, or duties performed by any person as chairman or member or director in any body established by central government, state government or any other authority who is not deemed as an employee before the commencement of this clause. सीरियल नंबर 3 ऐसी सर्विसेज को बताता है जो एमएलएस प्रोवाइड करते हैं या गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ इंडिपेंडेंट है और वो प्रोवाइड करते हैं, बट वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन नहीं है, वो इंडिपेंडेंटली सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सीरियल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। सर्विसेज ऑफ फ्यूनरल, बेरियल, क्रेमेटोरियम इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिजीज। 4 नंबर की सर्विसेज ऐसी है जब कोई मरे हुए इंसान को अगर आप ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस प्रोवाइड करते हो और आगे का जो भी है वो सर्विसेज देते हो फ्यूनरल की, तो वो सारी सर्विसेज भी जीएसटी में सप्लाई की डेफिनेशन से स्पेसिफिकली एक्सक्लूड की गई है। सप्लाई ऑफ लैंड एंड सब्जेक्ट टू पैराग्राफ 5B ऑफ शेड्यूल 2 सेल ऑफ बिल्डिंग एंड सेल ऑफ बिल्डिंग। अब ये काफ़ी बड़ा एरिया है समझने के लिए, बट इन शॉर्ट मैं आपको बताना चाहूँगा कि सेल ऑफ लैंड एंड सप्लाई ऑफ फ्लैट कभी जीएसटी में सप्लाई में कब नहीं आता है। अगर कोई बिल्डिंग है जिसका बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ गया है, ठीक है, और उसके बाद उसके फ्लैट सेल होते हैं, तो वो सप्लाई नहीं माना जाएगा, वो सप्लाई के डेफिनेशन में से निकल जाएगा और उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। वैसे ही कोई लैंड है और लैंड हम बेच रहे हैं, तो वो लैंड भी जीएसटी के डेफिनेशन में नहीं आएगा, सप्लाई के डेफिनेशन में से स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया गया उसको शेड्यूल 3 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्शनेबल क्लेम्स अदर देन लॉटरी, बेटिंग इन गैमलिंग। आपको याद होगा तो गुड्स की डेफिनेशन में एक्शनेबल क्लेम स्पेसिफिकली इंक्लूड किया गया था गुड्स के डेफिनेशन में, मतलब वो सप्लाई ऑफ गुड्स होता है। बट शेड्यूल 3 में एक्शनेबल क्लेम्स को स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया गया है, बट कुछ चीज़ों को छोड़ के, अदर देन लॉटरी, बेटिंग इन गैमलिंग। मतलब अगर लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग कोई करता है तो वो सप्लाई की डेफिनेशन में कवर्ड होगी, बट उसको छोड़ के और कोई भी एक्शनेबल क्लेम्स होगा वो सप्लाई के डेफिनेशन में कवर नहीं होगा जीएसटी में। चलिए बढ़ते हैं सीरियल नंबर 7 की तरफ। सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम अ प्लेस इन द नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू अनदर प्लेस इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी विदाउट गुड एंटरिंग इंडिया। समझो आउट ऑफ इंडिया से माल आ रहा है, समझो ऑस्ट्रेलिया से, और उसको सामने सामने ही आप वेस्ट इंडीज़ में बेच देते हो। वो गुड्स इंडिया के इंटरनेशनल वाटर्स, इंडिया के वाटर्स में एंटर ही नहीं हुआ, मतलब इंडियन टेरिटरी में आया ही नहीं और आपने बार उसे बेच दिया, तो ये चीज़ भी सप्लाई के डेफिनेशन में कवर नहीं होगी। सीरियल नंबर 8, सप्लाई ऑफ वेयरहाउस गुड्स टू एनी पर्सन बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन। Supply of goods by consignee to any other person by endorsement of documents of title to goods after the goods have been dispatched from the port origin located outside India but before clearance for home consumption। इसका मतलब ये है कि आपने कोई इम्पोर्ट किए गुड्स और वो इम्पोर्टेड गुड्स कस्टम वेयरहाउस से छुड़ाने से पहले ही आपने किसी और को बेच दिए, तो वो आपके लिए सप्लाई नहीं माना जाएगा। ये थी शेड्यूल 3 जो बताई आपको स्पेसिफिकली ऐसी सप्लाईज एक्सक्लूड करती है। अब बढ़ते हैं गुड्स एंड सर्विसेज ऑन विच जीएसटी इज नॉट एप्लीकेबल और एप्लीकेबल विद अदर टैक्सेस ऑल्सो। सप्लाई की डेफिनेशन तो यहाँ हमारी परफेक्टली कवर्ड हो गई है, बट ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जीएसटी रेजिम में कवर्ड नहीं होती है, या गवर्नमेंट ने बोला कि इसके साथ जीएसटी के साथ और भी टैक्सेस लगेंगे, या गवर्नमेंट ने ऐसे भी बोला कि ये ऐसी चीज़ें हैं जिस पे जीएसटी फ्यूचर में लगेगा। ऐसी चीज़ें हम देख लेते हैं। चलिए, एल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। एल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे बहुत हाई टैक्स है, आपको पता होगा तो शायद, बट इस पर टैक्स लेने का पावर स्टिल स्टेट के पास ही है, ये जीएसटी में नहीं आता है कवर। 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स लाइक क्रूड ऑयल, डीजल,
पेट्रोल, नेचुरल गैस इन एटीएफ। एटीएफ मतलब एविएशन टर्बाइन फ्यूल, जो प्लेन्स में लगता है। ओके, तो मतलब ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिस पे अभी फ़िलहाल जीएसटी नहीं लग रहा है और वैट लग रहा है, पर जीएसटी काउंसिल ने ऐसा डिसाइड किया कि वो जीएसटी रेजिम में इसको ले आएंगे फ्रॉम अ फ्यूचर डेट। एंटरटेनमेंट टैक्स लेवाइड बाय लोकल बॉडीज, पावर टू टैक्स रिमेन्स विद द लोकल बॉडीज। टोबैको पे जीएसटी लगता है, मतलब इट इज़ विद इन द परव्यू ऑफ जीएसटी, बट उस पर एक्साइज ड्यूटीज़ भी लग रही है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पे जीएसटी अभी एप्लीकेबल नहीं हुआ है या फ्यूचर से एप्लीकेबल होगा, या जीएसटी के साथ दूसरे टैक्सेस भी लगते हैं। तो आज का हमारा वीडियो यहीं पे कवर होता है। एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा स्टार्टिंग से। सबसे पहले हमने डेफिनेशंस कवर की गुड्स की, सर्विसेज की, टैक्सेबल सप्लाई की, कंसिडरेशन की, कंसिडरेशन क्या होता है। वो सब डेफिनेशन समझने के बाद हमने सप्लाई समझा कि जीएसटी के रेजिम में सप्लाई का डेफिनेशन क्या होता है, कौन सी चीज़ें सप्लाई मानी जाएगी और कौन सी चीज़ें सप्लाई नहीं मानी जाएंगी। फिर हमने कवर किया शेड्यूल 1 के सीरियल नंबर्स, ऐसी चीज़ें जो कंसिडरेशन के बिना हैं फिर भी उन्हें सप्लाई माना जाएगा। और फिर हमने शेड्यूल 3 कवर किया जो नेगेटिव लिस्ट है जीएसटी में, जो स्पेसिफिकली एक्सक्लूड करती है ऐसी सप्लाईज जिन पे जीएसटी नहीं लगेगा या जो जीएसटी की जो सप्लाई की डेफिनेशन से ही बाहर हैं। ऐसी चीज़ें जिन पे जो जीएसटी रेजिम में अभी कवर्ड नहीं है, फ्यूचर में हो सकती हैं। आगे की वीडियोस में हम कुछ इस तरह के टॉपिक्स कवर करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जीएसटी की, पर्सन्स हु आर रिक्वायर्ड टू टेक रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी, प्लेस ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी। तो आगे की वीडियोस भी बहुत अच्छे आने वाले हैं। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, जय हिंद।